हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जियोग्राफी का अध्याय 2 अर्थात क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पाठ का नाम है। आपको हम लोगों को यही पढ़ना है और 100% गारंटी लेते हैं कि एनसीईआरटी की किताब जस्ट मेरे सामने यानी से रखी हुई है। और एक बात जानिएगा कि एनसीईआरटी में से इस किताब में से यदि आपके पास किताब नहीं है तो सामने लेकर के बैठ जाइए, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाएंगे जिससे कि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी ढंग से कर सके। तो हम लोग बात न करते हुए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में मतलब ग्लोब जो है एक छोटा है लेकिन वह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। और आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं, ग्लोब कुछ इस प्रकार से है, ग्लोब कुछ इस प्रकार से है आपका, ग्लोब कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ग्लोब कुछ इस प्रकार से आपका होता है। कहने का मतलब है ग्लोब आप देखेंगे कि एक सुई पर झुका हुआ है। क्या? एक सुई पर झुका हुआ है और इस सुई को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें आप देख लीजिए कि पृथ्वी जिस अंश पर झुकी हुई है उसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक प्रतिरूप है। अब हम लोग ग्लोब जान गए और अक्ष भी जान गए हैं कि ग्लोब एक सुई पर अर्थात पृथ्वी एक सुई पर झुकी हुई है जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के आकार के बारे में कुछ जानते हैं। पृथ्वी के आकार के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोलाकार मतलब गोलाकार आकार की है। कहने का मतलब हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गोल आकार की है, लेकिन यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हम लोग क्या देखते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी क्या है? उभरी हुई है इस आकार की। और ध्रुवों पर चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और इस आकार को कहा जाता है जियोइड। क्या कहा जाता है? जियोइड। जियोइड मतलब होता है भू-आभ। भू-आभ और भू-आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के क्या होता है? समान आकार। पृथ्वी की समान आकार। अगर कहा जाए पृथ्वी का आकार कैसा है तो पृथ्वी का आकार जियोइड है। क्या है? जियोइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। मतलब भू-आभ की तरफ है और भू-आभ की तरह है और भू-आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। इसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। क्या चीज? पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण मतलब पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण कैसे होता है, मतलब किस प्रकार से होता है। किसी भी स्थान की व्याख्या हम कैसे करते हैं तो इसमें पृथ्वी के स्थान का निर्धारण में एक होता है सापेक्षिक स्थिति। क्या होता है? सापेक्षिक स्थिति। सापेक्षिक स्थिति का मतलब क्या होता है? जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान
का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी स्थान का निर्धारण आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। सापेक्षिक स्थिति को रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर सापेक्षिक स्थिति क्या होता है? जब किसी स्थान का निर्धारण हम किसी प्रसिद्ध पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। इसका मतलब रिलेटिव लोकेशन, मतलब सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप लोग कहते हैं श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, जैसे कहेंगे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है तो इस प्रकार श्रीलंका क्या चीज? श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका मतलब श्रीलंका को हमने भारत के दक्षिण मतलब भारत के सापेक्ष श्रीलंका को हमने बताया। और जब किसी प्रसिद्ध स्थान के सापेक्ष हम किसी अन्य स्थान को बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और वास्तविक स्थिति किसे कहते हैं? मतलब एब्सोल्यूट लोकेशन। वास्तविक स्थिति कहने का मतलब वास्तविक स्थिति क्या होता है? जब किसी स्थान का निर्धारण हम किसी प्रसिद्ध पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र किसी के सापेक्ष नहीं करते हैं तो उसे वास्तविक स्थिति कहते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन, यहाँ पर हो जाएगा एब्सोल्यूट लोकेशन अर्थात वास्तविक स्थिति कहते हैं। जब किसी स्थान का निर्धारण हम किसी प्रसिद्ध स्थान के साथ नहीं करते हैं, किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं करते हैं तो उसे वास्तविक स्थिति कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज? लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। क्या चीज? लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षांश क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे देशांतर, उसके बाद हम लोग जानेंगे हीट जोन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध, और उसके बाद हम धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के बीच एक रेखा होती है जो दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होती है। यहां से भी समान दूरी और इससे भी समान दूरी पर होती है, नॉर्थ और साउथ। अगर कहा जाए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त भी कहते हैं, और इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये हो गया विषुवत वृत्त मतलब
पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। और इस विषुवत वृत्त के उत्तर में मतलब उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण को हम क्या कहेंगे? इसके दक्षिणी भाग को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। इस विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? मतलब अक्षांश कहते हैं। अब एक बात आप लोग सही ढंग से समझ लीजिए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं बना हुआ है। पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं बना हुआ है। यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं और यह काल्पनिक रेखाएं क्या करने के लिए हैं? काल्पनिक रेखाएं हम इसलिए खींचे हुए हैं ताकि हम पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का निर्धारण कर सकें कि कौन स्थान कहाँ स्थित है, किस दिशा में है, कहाँ पर है, कैसे है। इन चीजों का निर्धारण करने के लिए पृथ्वी पर जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, मतलब सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखा नहीं है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और उसके बाद विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उसके बाद पृथ्वी ध्रुवों को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात एक भाग को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नॉर्थ वाले ध्रुव के सारे पार्ट को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाले ध्रुव के सारे पार्ट को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यहां से अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज कि अब इतनी सारी चीजें तो हो गई। अब इसके बाद यहाँ से हम आप लोगों की एक बात और बता रहे हैं। इस विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ठीक 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। क्या चीज हम लोग जानेंगे? देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसका मतलब लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी मानते मतलब 0 डिग्री देशांतर भी
मानते हैं और इसे यामोत्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यामोत्तर। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर भी कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इतनी पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? यामोत्तर भी कहते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इजी तरीके से। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हमने लिख दिया है, बहुत बढ़िया पॉइंट था, इसको समझाना बहुत जरूरी था। देखिए भूमध्य रेखा, अब आप लोग जानेंगे कि भूमध्य रेखा क्या होता है। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जब दो बराबर भागों में बांटती है तो उसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और विषुवत वृत्त को हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं और इससे विषुवत वृत्त के उत्तरी मतलब उत्तर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखे हुए हैं स्टार के रूप में, इसको हम लोग समझते हैं। भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत वृत्त, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, विषुवत वृत्त से एक तरफ हो गया और एक तरफ इधर हो गया, मतलब दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, मतलब दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो होगी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसका मतलब इस विषुवत वृत्त को यदि हम पूरा माने तो इस पे पूरा कुल कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। और इसका 1/4 अर्थात 4 1 जा 4 4 9 जा 36 90 डिग्री का होगा, अर्थात 90 अंश का होगा। और 90 अंश मतलब यहाँ पर 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये हो गया आपका पूरा पॉइंट। इसके बाद हम इसको रफ करते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो आपका कट होगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि लिखने और फिर मिटाने में टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग सहयोग करिए जिससे कि आप लोग बने रहिए। और हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद तब अब इसके बाद हम लोग आते हैं हीट जोन ऑफ हीट जोन ऑफ अर्थ। हीट जोन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के ताप कटिबंध इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए कहने का मतलब आप किताब पढ़ते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसी क्षण जिस चीज को समझ लिए वह आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा और वह हमेशा के लिए बन जाएगा। मतलब पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर किताब हमारे पास है,
किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है? सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो उष्णकटिबंध, क्या चीज? उष्णकटिबंध। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है उष्णकटिबंध। क्या लिखा हुआ है? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्या होता है? उष्णकटिबंध क्या होता है, इसके बारे में क्या आप लोगों को पता है? उष्णकटिबंध क्या होता है? देखिए, कर्क रेखा जैसा कि अभी हमने बनाया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गया विषुवत। कहने का मतलब है कर्क रेखा है आपका, कर्क रेखा, और यहाँ पर हो गया आपका मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर सूर्य है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इतनी दूरी, सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार दोपहर के समय एकदम सीधा पड़ता है, और इस सीधा पड़ने के कारण यहाँ पर गर्म बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर ताप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब अगर हम फिर आगे आपको पढ़ाएंगे तो कहेंगे उष्णकटिबंधीय वन, मतलब आप समझ जाइएगा कि उष्णकटिबंधीय वन जो होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक बीच में होंगे। अब इस प्रकार आपको आशा करते हैं कि स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वस्त में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, या फिर उष्णकटिबंध कहते हैं। कहने का मतलब है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक बीच में सूर्य एक वर्ष में एक बार ठीक सर के ऊपर होता है, जिसके कारण वहां पर ऊष्मा अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आपका है शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आपके होते हैं 66.5 डिग्री, मतलब आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सा है? अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा है? अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर उतनी गर्म नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शीतोष्ण, मतलब शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर हो गया शीतोष्णकटिबंध, हमने बता दिया आपको। इसके बाद शीतोष्णकटिबंध आपका हो गया शीतोष्णकटिबंध। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज? शीतकटिबंध। शीतकटिबंध क्या होता है? शीतकटिबंध वह क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुंचता है। क्या चीज होता है? सूर्य का प्रकाश ना के बराबर, मतलब ध्रुवों पर अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश उतना नहीं पहुंचता है, बहुत ना के बराबर पहुंचता है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, मतलब तिरछे से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीतकटिबंध कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश पड़ता है वह तिरछे से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इस क्षेत्र को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे मतलब सूर्य की प्रकाश क्या होती है?
36 से ऊपर नहीं आ पाती है, जिसके कारण वहां पर ठंडा बहुत अधिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एक चीज है समय का मापन। तो समय का मापन हम आप लोगों को उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तो यदि आप समय का मापन करना चाहते हैं कि कब कहां पर क्या होता है, तो इसके लिए आपको अगला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समय का मापन कैसे करते हैं, अक्षांश मतलब इसके अकॉर्डिंग, देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हम समय का मापन कैसे करते हैं। उसमें मैं आप लोगों को कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा।